बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक जो हमारी क्लासेस हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वॉर का टॉपिक स्टार्ट किया था, वैल्यू एट रिस्क। क्या होता है बेटा वॉर? जी रिमशा, थोड़ा सा एक दो मिनट में रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूँ। वॉर क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क। कैसे पढ़ते हैं इसको? इस तरह है। हाँ जी, बोले बोले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ जी 90% के ऊपर वॉर है 5 मिलियन, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? 95% पे हमें 5%, दोबारा बोलिएगा। 90% बेटा, 90% पे वॉर है आपका 2 मिलियन। 2 मिलियन 90% चांस है हमारे पास 2 मिलियन लॉस होने के। 2 मिलियन से ज्यादा लॉस नहीं होगा। जी सर। और 10% चांस है कि लॉस 2 मिलियन से ज्यादा हो सकता है। 8% सर, 8% नहीं, मैंने 90% पे बोला था बेटा, तो 90 पे 10% ही बचता है, बाकी 100% हो तो 2 मिलियन तो ना होने के हैं। मुझे लगता है कि पढ़ के नहीं आते, बस वैसे ही ना उठ के आ जाते हैं हर हफ्ते को इतवार को सर की क्लास है, चलो कोई नहीं, जाके वहां पे देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे ही है ना? नहीं सर, पता है क्या, इसमें ना आज मम्मा के घर आई हुई हूँ तो नोट्स नहीं मेरे पास। अच्छा ये देखो, अगर मैं लिखूं वॉर इज इक्वल टू 95% इक्वल टू, मैं लिखूं जी 5 मिलियन फॉर एग्जाम्पल। जी नाजमा, कैसे पढ़ेंगे इसको? सर मैं बताऊं? चलें बताएं, किंदा बेटा बताएं। सर 95% चांस है 5 मिलियन लॉस होने के, और 5% चांस है कि 5 मिलियन लॉस से ज्यादा लॉस हो सकता है। 95% चांस है कि लॉस 5 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता। जी सर। लाजमी नहीं कि लॉस होगा ही होगा, हो सकता है लॉस ना भी हो, बट 95% चांस है कि इससे ज्यादा नहीं होगा, और 5% चांस है कि लॉस इससे ज्यादा हो सकता है। जी ओके, लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो उसमें हम लोगों ने वॉर और ईएसएफ कैलकुलेट करना सीखा था। ऐसे ही है, एक एग्जांपल हमने सॉल्व की थी, एक डायग्राम ड्रॉ की थी हम लोगों ने, और उस डायग्राम की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये किया था ना क्वेश्चन, 98% चांस है गेन 1 मिलियन होगा, ये डायग्राम हमने ड्रॉ की थी। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल कैलकुलेट किया था। मैं आपके सामने बुक ओपन करता हूं जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, 12-15 हमने बेटा, ये न्यूमेरिकल है, इसको हमने सॉल्व किया था। दिस इज द न्यूमेरिकल जो आपके पास है। इसका ए पार्ट और बी पार्ट हमने सॉल्व किया था। ओके, इसी क्वेश्चन को दोबारा अपने सामने ओपन कर लें। इसका जो बी और सी और डी पार्ट है अभी वो हम सॉल्व करेंगे। इसका हम सी और डी पार्ट जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं फिर दोबारा सी और डी के ऊपर वापस आऊंगा, और वो टॉपिक क्या होगा वो मैं आपको भी बताता हूं। अभी तक 12-5 के अंदर जो आपने न्यूमेरिकल किया था, इसमें हम लोगों ने निकाला था व्हाट इज द वार फॉर वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच कॉन्फिडेंस लेवल इज 99%, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल फॉर वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हेन द कॉन्फिडेंस लेवल इज 99%। ए और बी पार्ट के अंदर देखिए उसने एक वर्ड यूज किया फॉर वन इन्वेस्टमेंट, और सी और डी में देखें व्हाट इज द वार ऑफ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग टू इन्वेस्टमेंट्स, एंड व्हाट इज ईएसएफ ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग टू इन्वेस्टमेंट। यानी आपने पहले वार और ईएसएफ निकाला था सिंगल सिक्योरिटी का। अब अगर वो कहता है कि प्रोजेक्ट एक से ज्यादा हो जाए, यानी 2 हो जाएं, तो उसको कैसे निकालेंगे? याद है मैंने आप लोगों को रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना सिखाया था। सिंगल सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, W1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, W2 का स्क्वायर, वो वाला फार्मूला, A+B² वाला फार्मूला, वही फार्मूला बेटा हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे सी और डी पार्ट के लिए। तो पहले बेटा आप लोगों ने सी और डी पार्ट सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा थ्योरी का, और उसके बाद फिर हम इसका ए और बी पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। दोबारा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा, उसमें हम ए और बी पार्ट सिंगल का खुद निकाल के बताएंगे मुझे कितना वार है कितना ईएसएफ है, ताकि आपका वो रिपीट हो जाए। उसके बाद फिर पोर्टफोलियो का आपको मैं सॉल्व करके दूंगा कि आप लोगों ने पोर्टफोलियो का वार और ईएसएफ कैसे कैलकुलेट करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सी एंड डी पार्ट, उसके लिए
मैं वापस स्लाइड्स के ऊपर आता हूँ। ओके जी, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था बेटा कि वॉर और ईएसएफ में क्या फर्क होता है। वैसे क्या फर्क होता है वॉर और ईएसएफ में, क्या फर्क होता है ये मैंने आपको शुरू लेक्चर में बता दिया था कि वॉर क्या करता है और ईएसएफ क्या करता है, दोनों में क्या फर्क है जी सकलैन। इस हमारा वॉर होता है सर, ये कैप्चर कर, आपकी आवाज कट रही है बेटा। मतलब एक सिंगल नंबर, सिर्फ सिंगल नंबर्स को हमारे कैप्चर करता है, उनके इंपॉर्टेंट सब्स को मैं बताता हूं। ठीक है, सब जबकि सर जबकि हमारे पास सर ईएसएफ है सर, ये हमें एवरेज बताता है। अच्छा एमन आप बताएं बेटा। सकलैन आपकी आवाज बेटा बहुत कट रही थी जी। एमन बेटा क्या फर्क होता है वॉर और ईएसएफ में? सर सिर्फ ना यही जो ईएसएफ होता है उसके साथ हमें पता नहीं वैल्यू को प्लस करके उसका वेट और ये चीज का पता चलता है सर। समझ नहीं आ रही। सही बोल रहे हो बेटा, बोलो सही बोल रहे हो। वॉर में क्या करते हैं तो वॉर के अंदर तो हमें पता चलता है हमारा कितना लॉस होना है, मतलब जैसे अभी आपने पहले पूछा था। ईएसएफ भी यही बताता है बेटा, ईएसएफ भी यही बताता है, वॉर भी यही बताता है। अगर आप ईएसएफ को भी पढ़ोगे ना, ईएसएफ 95% पे 2 मिलियन, तो उसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि 95% चांस है कि 2 मिलियन से लॉस ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वॉर और ईएसएफ का आंसर डिफरेंट आता है। वो आंसर डिफरेंट क्यों आता है, दैट इज माय क्वेश्चन। सर वॉर सिर्फ एक स्टेट को लेके हमें बता देता है, लेकिन जो ईएसएस है वो एवरेज निकाल के फिर हमें पता चलता है। जो वॉर होता है वो आपके जो टेल के पॉइंट्स होते हैं उसमें से किसी एक पॉइंट को हिट करता है। टेल वाले पॉइंट्स बेटा वो पॉइंट्स होते हैं आपके जो आपके सबसे ज्यादा रिस्की पॉइंट्स होते हैं। और जो ईएसएफ है, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल जिसे हम बोलते हैं ईएसएफ, वो आपकी टेल की एवरेज लेता है। आप लोगों को मैंने एक डायग्राम लास्ट टाइम ड्रॉ की थी, हम लोगों ने देखी भी थी, और ये वाली डायग्राम जो थी आपकी, इसमें मैंने आप लोगों को यही बताया था कि जो वॉर है वो किसी एक पॉइंट को हिट करेगा, जबकि जो ईएसएफ है बेटा वो इस पूरी की पूरी टेल की क्या लेगा, इसकी एवरेज लेगा। आपके सामने जो टेल बनी हुई जो सिलेक्टेड एरिया है, तो वॉर किसी एक पॉइंट को हिट करता है, ईएसएफ इसकी एवरेज लेता है। दोनों का मकसद एक ही है कि कितने % चांस है कि लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा और कितने % चांस है कि लॉस इससे ज्यादा होगा। अच्छा, आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क मेजर। इसको बोलते हैं कोहेरेंट रिस्क मेजर्स। कोहेरेंट रिस्क मेजर भी कह सकते हैं बेटा आप इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क भी कह सकते हैं आप इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्क भी कह सकते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम हैं। पहले हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर मैं आपको उस न्यूमेरिकल की तरफ वापस लेके जाऊंगा जो न्यूमेरिकल मैंने अभी खोला था कि उसका सी और डी पार्ट हमने करना है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेरेंट रिस्क मेजर बेटा, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है मोनोटोनिसिटी, MONO, ये आपके सामने लिखी हुई है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। आपको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। जो चीज आपको समझ नहीं आएगी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोबारा। मोनोटोनिसिटी ये कहती है कि इफ वन पोर्टफोलियो ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्स आउटकम देन अनदर, इट्स रिस्क मेजर शुड बी ग्रेटर। अगर आपके पास दो पोर्टफोलियो हो बेटा, पोर्टफोलियो ए, पोर्टफोलियो बी, पोर्टफोलियो ए जो है वो हमेशा आपको लॉस दे रहा है एज कंपेयर टू पोर्टफोलियो बी, तो किसके में रिस्क ज्यादा होगा बेटा, ए में या बी में? एक पोर्टफोलियो जो बहुत बुरा रिजल्ट दे रहा है उसमें हमेशा आपको लॉस हो रहा है, तो रिस्क किसके ऊपर ज्यादा है, ए पे या बी पे? ए आपको लॉस ज्यादा दे रहा है, बी आपको लॉस नहीं दे रहा। तो मुझे बताएं बेटा रिस्क किसका ज्यादा होगा, पोर्टफोलियो ए का ज्यादा होगा या पोर्टफोलियो बी का ज्यादा होगा? सर ए का। तो यही बेटा यही पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो पोर्टफोलियोज हों, अगर आपके सामने दो पोर्टफोलियोज आ जाएं, तो वो पोर्टफोलियो जो आपका बुरे रिजल्ट्स दे रहा है उसका रिस्क ज्यादा होगा उस पोर्टफोलियो से जो अच्छे रिजल्ट दे रहा है। सिंपल वन। मतलब ये बड़ा लॉजिकल सा पॉइंट है कि ऐसे ही होता है कि जब कोई एक चीज प्रोड्यूस आपके रिजल्ट अच्छे नहीं दे रही, तो डेफिनेटली बेटा वो रिस्की सिक्योरिटी होगी आपके लिए, रिस्की पोर्टफोलियो होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आ गई बेटा? जी सर। ओके, सेकंड पे आ जाए, ट्रांसलेशन इन वेरिएंस। सेकंड प्रॉपर्टी इज ट्रांसलेशन इन वेरिएंस। अच्छा, इसकी आपसे पहले डेफिनेशन पढ़े फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसमें लिखा if we add a amount of cash K to a portfolio, its risk measure should be go down by K। उसने बोला अगर आपके पास दो पोर्टफोलियो हों
और एक पोर्टफोलियो के अंदर आप पैसा ऐड करना शुरू कर दें। पैसा ऐड करने से मुराद है कि आप उसमें मजीद सिक्योरिटीज ऐड करते जा रहे हैं, मजीद सिक्योरिटीज ऐड करते जा रहे हैं, मजीद सिक्योरिटीज ऐड करते जा रहे हैं, तो उसका जो रिस्क है वो कम होना शुरू हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी जिसमें आप पैसे नहीं डाल रहे। क्यों ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला कि वो पोर्टफोलियो जिसमें आप पैसे डालते जाएंगे, पैसे डालने का मतलब है कि आप उसमें मजीद सिक्योरिटीज ऐड करते जा रहे हैं, उसका रिस्क हमेशा कम होगा उस पोर्टफोलियो से जिसमें आप पैसे नहीं डाल रहे। यानी कि एक पोर्टफोलियो बी है, उसमें उतनी सिक्योरिटी जितनी पड़ी हुई है, एक ए सिक्योरिटी उसमें आपने 10-20 सिक्योरिटीज और ऐड कर दी, जो ए है पोर्टफोलियो उसका रिस्क कम हो जाएगा। क्यों? जी अब्दुल कयूम साहब। सर क्योंकि रिवॉल्व हो रही है सर, हम पोर्टफोलियो में सर अमाउंट ऐड कर रहे हैं, उसमें से निकाल रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं। सिंपल मैंने आपको बताया था कि जितना पोर्टफोलियो में आप सिक्योरिटीज ऐड करोगे, हमने पढ़ा नहीं पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये बताओ पोर्टफोलियो होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन बताएं जरा मुझे सभी। व्हाट इज पोर्टफोलियो? सर डिफरेंट सिक्योरिटीज को सर, यानी कि डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना, दैट इज पोर्टफोलियो। तो जितनी ज्यादा डिफरेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे आपका रिस्क उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। यही हमने पढ़ा है ना, पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है कि रिस्क डाइवर्सिफाई करना। हमने अगर हम एक सिक्योरिटी में पैसा लगा देंगे सारा, तो वो ज्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू अगर हम 3-4 सिक्योरिटीज में लगाएं। 3-4 की बजाय 7-8 कर ले तो और कम हो जाएगा, 7-8 की बजाय 10-12 कर ले तो और रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप रिस्क को डाइवर्सिफाई करेंगे उतना ही ज्यादा रिस्क आपका रिड्यूस होता जाएगा। यही हमने पढ़ा। और बेटा यही चीज यहाँ पे लिखी है ट्रांसलेशन इन वेरिएंस में, कि अगर एक पोर्टफोलियो है आपके पास, उसमें 3 सिक्योरिटीज थी, आपने 3 की बजाय वहां 10 कर दी, और बी पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटीज ही हैं, तो वो जो 10 सिक्योरिटीज वाला पोर्टफोलियो उसका रिस्क हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने मजीद सिक्योरिटीज ऐड कर दी। अंडरस्टैंड बेटा? सेकंड प्रॉपर्टी समझ आ गई? जी सर। ओके, थर्ड वन, बेसिकली हम लोगों ने जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और ये लास्ट प्रॉपर्टी मैंने न्यूमेरिकल में यूज भी करनी है, लेकिन आपको बाकी 3 का भी पता होना चाहिए। होमोजेनिटी बेटा, दिस इज होमोजेनिटी। Changing the size of a portfolio by lambda should result in the risk measure being multiplied by lambda। अच्छा, उसमें हम बात कर रहे थे सेम वही बेटा जो ऊपर पढ़ के आए, ट्रांसलेशन इन वेरिएंस। अगर आप पैसे ऐड कर रहे थे तो आपका रिस्क रिड्यूस होता जा रहा था। अगर बेटा आप पोर्टफोलियो को श्रिंक करना शुरू कर दें, छोटा करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? रिस्क बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। एक पोर्टफोलियो में पहले 10 सिक्योरिटीज थी, आपने श्रिंक करके 5 कर दी, बाकी बेच दी आपने, फिर आपने श्रिंक करके 3 कर दी। अब मुझे बताएं कि 10 सिक्योरिटीज वाला पोर्टफोलियो वो ज्यादा रिस्की था या 3 सिक्योरिटीज वाला पोर्टफोलियो वो ज्यादा रिस्की होगा? सर 3 वाला। 3 वाला ज्यादा रिस्की होगा। तो यही बेटा उसने लिखा हुआ है कि चेंजिंग द साइज ऑफ पोर्टफोलियो, जब आप पोर्टफोलियो का साइज चेंज करते हैं, और चेंज करने का मतलब है जब उसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जब बढ़ाते हैं वो पीछे पड़ चुके हैं, तो जब बढ़ाते हैं तो रिस्क कम होता है, लेकिन जब इसको आप शॉर्ट करते हैं, जब आप इसको कम करते हैं, जब आप नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कम करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका जो रिस्क है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज होंगी आपका रिस्क उतना ही ज्यादा रिड्यूस होगा। अंडरस्टैंड बेटा? थर्ड सिक्योरिटी समझ आ गई, थर्ड प्रॉपर्टी? जी सर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर एक पोर्टफोलियो बुरा रिजल्ट दे रहा है एज कंपेयर टू बी पोर्टफोलियो, तो ए हमेशा रिस्की होगा। सेकंड हमने पढ़ा कि अगर आप सिक्योरिटीज मजीद ऐड करेंगे, जिसे हम ट्रांसलेशन इन वेरिएंस कहते हैं, आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड हमने ये बोला कि अगर आप पोर्टफोलियो का साइज चेंज कर देते हैं बाय लैम्डा, यानी इसको रिड्यूस कर देते हैं पोर्टफोलियो का साइज, तो आपकी जो रिस्क है उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, सब एडिटिविटी। उसने बोला कि द रिस्क मेजर ऑफ टू पोर्टफोलियोज आफ्टर दे हैव बीन मर्ज्ड शुड बी नो ग्रेटर देन द सम ऑफ द रिस्क मेजर बिफोर दे वर मर्ज्ड। ओके बेटा, 2 पोर्टफोलियो हैं, अब याद रखिएगा कि पोर्टफोलियो ए है, सपोज उसका रिस्क है 2 मिलियन। अब जरा एग्जांपल सुनिएगा। एक पोर्टफोलियो बी है, सपोज करें कि उसका रिस्क है, चले मिलियन को छोड़कर परसेंटेज में ले लेते हैं, एक पोर्टफोलियो ए है, उसका रिस्क निकला 10%, एक पोर्टफोलियो बी है, उसका रिस्क निकला 12%। अब जो 12% वाला है वो ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू 10%, ऐसे ही है ना, क्योंकि उसका रिस्क 12% है। सब एडिटिविटी ये कहती है कि जब आप पोर्टफोलियो ए और पोर्टफोलियो बी दोनों को मर्ज करेंगे, तो 12 जमा 10 कितना बनना चाहिए? रिस्क बनना चाहिए 22%। 10% ए का था, 12% बी का था। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे वो बनना चाहिए 22%, लेकिन जब आप मर्ज करेंगे तो ये 22% की बजाय मजीद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों?
क्योंकि पोर्टफोलियो ए में और सिक्योरिटीज है, पोर्टफोलियो बी में और सिक्योरिटीज है। जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ओवरऑल रिस्क आपका हमेशा कम होता है। इसकी एग्जांपल बेटा आप ऐसे समझे जैसे मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल करवाए थे रिस्क रिटर्न वाले। जब हम सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क निकालते थे, 2 सिक्योरिटीज पकड़ते थे और बाद में जब उनका पोर्टफोलियो बनाते थे तो उसका रिस्क हमेशा कम आता था उन रिस्क से जो हमने इंडिविजुअल कैलकुलेट किया होता था। तो सब एडिटिविटी ये कहता है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो ए है उसका रिस्क है, पोर्टफोलियो बी है उसका रिस्क है। अब आप इन दोनों को जमा करें तो जिस तरह मैंने बोला कि ए का रिस्क है 10%, बी का रिस्क है 12%, जब आप इन दोनों को प्लस करें तो ये 22% होना चाहिए। लेकिन जब आप इनको मर्ज करेंगे तो इट शुड बी रिड्यूस, मे बी ये 17% रह जाए, मे बी ये 15% रह जाए। तो दिस इज कॉल्ड सब एडिटिविटी। सब एडिटिविटी का मतलब है कि जब आप मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज को ऐड करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो हमेशा रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। अच्छा, अब मसला ये है, अब लास्ट प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा जो मैंने अभी बोली है सब एडिटिविटी, क्योंकि ये मैंने न्यूमेरिकल में भी यूज करनी है। आगे देखिए बेटा, उसने बोला वॉर एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। जो बेटा वॉर है वो पहले 3 प्रॉपर्टीज को तो फुलफिल करता है। जो वॉर है वो पहले 3 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा, यानी वो मोनोटोनिसिटी को भी फुलफिल करेगा, वो ट्रांसलेशन इनवेरियंस को भी फुलफिल करेगा, होमोजेनिटी को भी फुलफिल करेगा। लेकिन जब हमने वॉर निकाला था सिंगल सिक्योरिटी का, और जब हम मर्ज करेंगे दो पोर्टफोलियोज के वॉर को जब मर्ज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पोर्टफोलियो ए का वॉर है 2 मिलियन, पोर्टफोलियो बी का वॉर है 4 मिलियन, तो दोनों को मर्ज करके 6 मिलियन से कम आना चाहिए, हमने यही पढ़ा है। लेकिन बेटा जो वॉर है वो 6 मिलियन या 6 मिलियन से ज्यादा आंसर देगा जब हम मर्ज करेंगे। इसका मतलब है कि जो वॉर है वो सब एडिटिविटी जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता, जबकि जो ईएसएफ है ये चारों कंडीशंस को फुलफिल करता है। इसीलिए बेटा मैंने आपको बोला था कि ईएसएफ जो मेजर होती है वो वॉर से ज्यादा अच्छी मेजर होती है। उसकी वजह क्या होती है कि वो टेल के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनकी एवरेज लेती है, जबकि वॉर जो है वो किसी एक पॉइंट को हिट करता है। तो याद रखिएगा वॉर और ईएसएफ में एक फर्क ये भी है कि वॉर सिर्फ 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है, जो ईएसएफ है ये चारों कंडीशंस को फुलफिल करेगा, और ये हम प्रूव करेंगे न्यूमेरिकली। अभी हम क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन के जो आंसर्स निकलेंगे उनको मर्ज करके देखेंगे। वॉर के आंसर्स मर्ज करेंगे और ईएसएफ के आंसर्स मर्ज करेंगे, तो देखिएगा जब ईएसएफ के आंसर्स मर्ज करेंगे तो उनका आंसर कम आएगा, लेकिन जब वॉर के आंसर्स मर्ज करेंगे तो उनका आंसर ज्यादा हो जाएगा। हालांकि हम पढ़ के ये आए हैं कि जब पोर्टफोलियोज को मर्ज करें तो रिस्क कम होना चाहिए। कैसे करेंगे ये भी हम करते हैं जी बेटा। यहाँ तक प्रॉब्लम पहले इन चारों प्रॉपर्टीज में, एनी वन ऑफ यू, एनी क्वेश्चन? नो सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलिए फिर एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग अभी, और उस क्वेश्चन का मुझे वॉर और ईएसएफ निकाल के दिखाएं, सिंपल बस। अभी हम पोर्टफोलियो की तरफ नहीं जाते, पोर्टफोलियो में आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन आप लोग लिखिए अभी। कॉलम ड्रॉ कर लें, एक में लिखो प्रोबेबिलिटी और एक में लिखिए उसी तरह गेन एंड लॉस जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे। छोटा सा क्वेश्चन लिखवाता हूँ सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं बेटा ये देखिए आपके सामने कॉलम बनाए बेटा। एक प्रोबेबिलिटी, एक तरफ हमारे पास प्रोबेबिलिटी और गेन होता था, दूसरी तरफ हमारे पास लॉस और गेन होता था, ऐसे ही है। कॉलम ड्रॉ करें जो हम ड्रॉ करते थे। ओके, अब क्वेश्चन ये आपका 98% के ऊपर चांस ऑफ लॉस है बेटा आपके पास 1 मिलियन। ये शायद हमने पहले क्वेश्चन किया भी हो, लेकिन आप दोबारा इसकी डायग्राम ड्रॉ करें, इसी को मैंने सॉल्व करना है। और 2% के ऊपर चांस ऑफ लॉस है 10 मिलियन। ये दोनों लॉस हैं, ये भी लॉस है, ठीक है, और नीचे वाला भी लॉस है। ओके बेटा, सिंपल डायग्राम है, बड़ी छोटी सी डायग्राम बननी है, बहुत बड़ी डायग्राम नहीं बननी। डायग्राम ड्रॉ करें और आप मुझे वॉर निकालेंगे, चले पॉइंट भी छोड़ दें आप 97 पे निकाल लें, और ईएसएफ निकालेंगे 97%। करंट ड्रॉ बेटा, टेल मी द आंसर्स। सर 97 पे वॉर है 1 मिलियन। ओके, 97 पे वॉर आ गया जी 1 मिलियन। देखिए बाकी लोग भी यही आंसर है।
यस सर। जी सर 90 Yes, सर। ESF भी ड्रॉ करे। अब ESF बेटा आपका इसमें वेट कितना बनेगा? ESF के लिए वेट कितना बनेगा? 3 बनेगा। Sir. तो 97 से ऊपर चले जाए 98, पहले 1 का डिफरेंस आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह मैंने आपको ESF कैलकुलेट करना सिखाया था। जी बेटा, वो सॉल्व। सर 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन करना है ना? जी पहला पॉइंट 1 मिलियन का ही है ना, उसके बाद फिर प्लस जी सर। 100 से 98 का डिफरेंस 2 आ गया, 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10। जी ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को प्लस करें, वो 3 के बराबर है, तो इसका मतलब आपका वेट बिल्कुल ठीक है। तो ये खुरम का मैसेज आ रहा है कि मुझे ऐड कर लें, मेरा नेट खराब चल रहा है। मेरे पास बेटा शो नहीं हो रहा कोई भी जो ऐड नहीं है, वेटिंग में कोई नहीं आ रहा मेरे पास। उन्होंने कहा दोबारा लिंक दोबारा ज्वाइन करें, मैं दोबारा देखता हूँ, मेरे पास अभी उनकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही। जिनकी आई है उनको मैंने कर लिया ऐड, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ये दोनों जो एक खुरम और एक मरियम है, वो आते हैं, मैं उनको एडमिट करता हूँ, वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए मैंने दोबारा कर दिया ऐड उनको। जी बेटा बताएं मुझे, ESF 97% पे कितना आया? 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10, इतना तो करना है आपने। सकलैन क्या आंसर आ रहा है बेटा? किंजा जी सर। क्या बेटा आंसर है? आंसर पूछना मैंने, यहाँ लिखना है आंसर। सर ये आंसर पता नहीं, सही नहीं लग रहा मुझे। आप बोलो तो सही क्या आंसर है। सर ये तो 1333% और सर 133.66 आया मेरा। मेरा भी पता नहीं यही सर। है। बेटा 1 डिवाइडेड बाय 3 करो, कैलकुलेटर पकड़ो। जी सर पकड़ा। 1 डिवाइडेड बाय 3 किया, मल्टीप्लाई बाय 1 करो। जी सर। Multiply 1. जी सर। क्या आया आंसर? सर मल्टीप्लाई बाय 1 करना, 1 मिलियन नहीं लेना। जी 1 ना मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया ना, तो क्या आंसर आया? जी सर। सर 0.33। इसको लिखो 0.33 प्लस, जी सर। आगे क्या था? 2/3, 2 डिवाइडेड बाय 3 जी सर। 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आंसर आया? सर 6.66। 6.66 लिखो यहाँ पे, 6.66, इसमें 0.33 ऐड कर दो। जी सर। क्या आंसर बना? सर 6.99। 6.99 मिलियन, ये आंसर आ गया। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रही? एक छोटी सी इक्वेशन। 6.9 जी सर ठीक है। 6.9। 6.99 मिलियन आ गया आपके पास ESF 97% के ऊपर। यहां तक हमने काम पहले किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर वो कहता है जी कि पोर्टफोलियो का वॉर निकालो और पोर्टफोलियो का ESF निकालो, तो अभी जो हम निकालेंगे, जो हमारा अगला पार्ट है, वो बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा कि हाउ टू कैलकुलेट अ पोर्टफोलियो वॉर एंड पोर्टफोलियो आपका ESF। सिंगल वाला हम पहले भी कर चुके हैं। अब मैं इसी के ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया हुआ है, इसी के ऊपर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। हम लोगों ने बेटा पोर्टफोलियो के लिए फॉर्मूला पढ़ा था A² + B² + 2AB, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था A² Plus B यस सर।
ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, अब करना आपने ये है, अब यहाँ पे हम एक नया कॉलम ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे एक नया टेबल बनाएंगे, और वो टेबल अगेन बेटा यही हेडिंग रहेगी ऊपर, प्रोबेबिलिटी वाला, तभी हम ऊपर बना के आए थे जो क्वेश्चन में गिवन था। और अगला आपके पास होगा गेन और लॉस का। अब ये टेबल बेटा अगर आपने बनाना सीख लिया ना, इसके बाद क्वेश्चन फिर उसी तरह करना जिस तरह भी आपने ऊपर किया, अगेन उसी तरह एक डायग्राम बनेगी। अब यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी और गेन और लॉस बनाने लगे हैं, ये जो प्रोबेबिलिटीज और गेन और लॉस होगा, ये बेटा हम लोग जो बनाएंगे, तो ये जो बनेगा ये पोर्टफोलियो का बनेगा। अच्छा, अब इसको आपने बनाना कैसे है? सबसे पहले मैंने बोला कि आपने फॉर्मूला यूज करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a हमारे लिए ये पहली वैल्यू है और b हमारे लिए दूसरी वैल्यू है। a हमारे पास 98% है और b हमारे पास 2% है। अंडरस्टैंड? अब आपने यहाँ पे लिखना है a स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 98% का लें स्क्वायर। जी लें बेटा, क्या आया? 0.96 ये कितना आया? मैंने यहाँ पे 0.96 परसेंटेज खत्म नहीं की, आंसर आपका हजारों में आएगा, आने दे। अभी मैंने यहाँ परसेंटेज खत्म नहीं की, क्योंकि परसेंटेज खत्म करूंगा ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे डायग्राम बनाने में। अब आप सिर्फ 98 का वो ले ले, स्केल ले ले, 98 का स्केल ले ले। क्या आया सर? 9604। 9604 आया। अच्छा, अब ये है 9604। अब देखिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना बेटा, वो मैक्सिमम 100% होती है, तो ये 9604 पहले ही आ गया। तो ये है कि 1% आपके पास पहले थी, जब आपने दोबारा उसका स्केल लिया तो ये डबल परसेंटेज में चला गया, तो ये डबल परसेंटेज होगी। अब आप क्या करें, जो आपका आंसर आया इसको डिवाइडेड बाय 100 कर, 1% यानी आपकी अब ये डबल परसेंटेज में चला गया है। 96.04। जी, आपके पास पहली प्रोबेबिलिटी बनी 96.04 और साथ में आप साइन डालेंगे परसेंट। जी बेटा, आपके पास बन गया 96.04%। जी बेटा, पहली प्रोबेबिलिटी आपके पास अब ये बन गई पोर्टफोलियो के लिए। ठीक हो गया? एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? ये मैंने 100 से डिवाइड इसलिए करवाया बेटा, 100 से अगर आपने ऐसे नहीं करना तो फिर आप ऐसे करेंगे, 98 की परसेंटेज पहले खत्म करें, 0.98 आएगी, तो स्क्वायर ले, तो आंसर निकलेगा 0.9604। उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करें, वो 3 दफा करना पड़ेगा आपको, तो ये ज्यादा आसान है। 98 का एक दफा स्केल ले लें और उसके बाद आप उसको 100 से डिवाइड कर दें, तो एक परसेंटेज खत्म हो जाएगी, एक रह जाएगी। इसको आप दोबारा 100 से डिवाइड करेंगे तो ये परसेंटेज भी खत्म हो जाएगी, लेकिन दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हमने परसेंटेज में रखना है। जी बेटा, पहला पॉइंट बताएं, समझ आ गई? ए स्क्वायर। जी सर। अच्छा, अब ए की बेटा वैल्यू कितनी थी आगे देखें, यहाँ पे 98 के आगे कितना था? 1 मिलियन। एक सिक्योरिटी का चांस होने का लॉस है 1 मिलियन। हम कितनी सिक्योरिटी ले रहे हैं? हम 2 सिक्योरिटीज ले रहे हैं, तो बेटा 2 का कितना हो जाएगा सर? 2 मिलियन। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 + 1 = 2 मिलियन। जी सर। ठीक हो गया? अब ये देखिए हमारे पास पहला कॉलम की पहली वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 1 + 1 = 2 मिलियन। जी बेटा, पहले पॉइंट की समझ आ गई। इसी तरह सेम दूसरा पॉइंट करें अब आप, बी स्क्वायर। तो बी हमारे पास क्या है? 2%, तो क्या करना बेटा? 2% का लें स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर 4 4 आ गया, 4 आ गया, तो क्या करना है इसको भला? 0.100 करें 100 से डिवाइड। सर 0.04। 0.04%, 7% जरूर डालना है। ओके, एक सिक्योरिटी थी उसका 10 मिलियन था, और 2 सिक्योरिटीज में कितना हो जाएगा सर? 2 10 मिलियन 20 मिलियन 20 मिलियन 20 मिलियन। दोनों को प्लस कर दो ना, 10 प्लस, जिस तरह 1 + 1 किया था वहां 10 + 10 कर दिया, तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अच्छा, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। आपने माइक बेटा बंद रखें। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय ए था हमारे पास 98 और बी हमारे पास था 2। 2ab बेटा हमारे पास ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए है 98 और बी है 2, तो क्या आंसर आया? अब यहाँ स्क्वायर नहीं लेना, जैसे आपने आंसर बताना है।
सर 588 588 ये बेटा अगेन, क्योंकि आप अगेन बेटा परसेंटेजेस को भी डिवाइड बाय 100 से करें। इसको भी डिवाइड बाय 100 करें ना, जो भी आंसर आया। सर 5.88 नहीं, गलत है, आप दोबारा कैलकुलेशन करो। सर 298 into 2 सर 392 आ रहा है। 392 आ रहा है ना, इसको हम डिवाइडेड बाय 100 करें, क्योंकि हम परसेंटेज डबल परसेंटेज में आ रहा है तो 1% खत्म करनी है आपने। सर 3.92 3.92%। देखिए बेटा बाकी लोग भी चेक करके, ये बनता है, पहले चेक कर लें। यस सर। जी फीमेल साइड से बेटा पहले गलत बताया था, आप सही बताया। 2 into 98 into 3.92%। ओके बेटा। अच्छा अब ए पहले था ए बी बी, अब है ए बी। ए था हमारे पास 1 और बी हमारे पास कितना है 10, तो ये कितना बनेगा 11 मिलियन। 2AB, तो बेटा ये ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 10 है, तो हमने 10 + 1 कर दिया, विच इज इक्वल टू 11 मिलियन। ये बन गया बेटा हमारा पोर्टफोलियो के क्वेश्चन का डाटा। अब आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, सेम उसी तरह ड्रॉ करनी जिस तरह आपने पहले ड्रॉ की थी। अच्छा अब आपने चेक ये करना है कि आपने डाटा सही बनाया या गलत बनाया। मतलब जब आप चेक करना चाहते हैं कि यार मैं इससे आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करूं या ना करूं, पहला काम बेटा ये करना है कि आपने इस प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम को प्लस करके देखना है। अगर तो ये 100 आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ये जो हमने बनाई है, तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 100 यहाँ पे नहीं बनती तो इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक नहीं है। तो प्लस करें 96.04 प्लस 0.04 प्लस 3.92। सर 100 बन रही है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल जी सर 100 बन रही है। अब आपने बेटा डायग्राम ड्रॉ करनी है, सेम उसी तरह डायग्राम ड्रॉ करें जिस तरह हमने पहले ड्रॉ की थी। ये मैं आपके सामने दिखा भी देता हूँ आपको डायग्राम, आप लोगों ने भी इसी तरह ड्रॉ करनी है। ये देखिए आपके सामने पहला पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है 96.04 है, तो ये देखें इसी तरह डायग्राम जिस तरह पहले ड्रॉ की है, कोई ऐसी इसमें कोई नई लॉजिक नहीं है। तो 96.04 पहला पॉइंट है और उसके नीचे 2 मिलियन, ये देखिए मैंने डॉटेड लाइन लगा दी, आप भी ऐसी डॉटेड लाइन लगा दें। तो 96.04 और इसका पहली वैल्यू यहाँ पे 2 मिलियन। याद रखिएगा बेटा अगर आपको आप 96 हमेशा स्टार्ट आपने बड़ी प्रोबेबिलिटी से करना है, क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी से करना है। अब नीचे दो प्रोबेबिलिटीज हैं, एक 0.04 है और एक 3.92 है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि पहले वो वाला पॉइंट लेंगे पहले नीचे वाला पॉइंट लेंगे। तो बेटा आप देखिए ग्राफ होता है, ग्राफ एक तरतीब से चलता होता है। 2 मिलियन के बाद 20 मिलियन आना चाहिए या 11 मिलियन आना चाहिए? 11 मिलियन 11 आना चाहिए ना। तो फिर आपने क्या करना है 96.04 में ऐड करें 3.92, वो बना आपके पास 99.96, जिस तरह हम पहले बनाते थे डायग्राम उस तरह बनाए, और उसके आगे ये 11 मिलियन का पॉइंट लगा दें। इसमें ऐड करें 0.04 और उसका पॉइंट यहाँ पे लगा दें 20 मिलियन। ये चेक करें डायग्राम सेम उसी तरह बनाई जिस तरह पहले क्वेश्चन करके आए हैं। सिर्फ हमने टेबल एक नया ड्रॉ किया, उसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे आपने अभी सॉल्व किया था। एक दो पॉइंट्स आप ड्रॉ करें, आप मैं आपके सामने ओपन किया हुआ है, आप इसको चेक कर लें। जी सर हो गया सेम क्वेश्चन बेटा वही सेम क्वेश्चन आपसे दोबारा। अब आपसे मैं कहता हूँ जी वॉर निकालो 97% पे। अब ये जो निकलेगा ये पोर्टफोलियो का निकलेगा, कितना आ रहा है 11 मिलियन। जी ये लें आपके सामने 11 मिलियन आ गया इसका वॉर। ESF बेटा अगेन 97% के ऊपर। अच्छा अगेन बेटा आपके पास जो आप ESF निकालना है 97%। अब देखिए 97% का पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये 96.04 से ऊपर आएगा 97, ऐसे ही है ना, यहाँ 97 होगा। तो पहला डिफरेंस आपका ये वाला पॉइंट होगा और दूसरा डिफरेंस आपका ये वाला पॉइंट होगा। बस ESF के लिए हमेशा आपने पीछे की तरफ मूव करना है। तो यहाँ कहीं पे 97 लिखिए, तो पहला डिफरेंस क्या आएगा 99.96 में से 97 माइनस करें। 99.96 में से 97 माइनस करें, क्या आया 2.96 2.9 डिवाइडेड बाय वेट कितना बना हमारा 3 वेट है ना, और मल्टीप्लाई बाय बेटा इस पॉइंट को आपने हिट किया, इसका पॉइंट क्या है देखिए 11 मिलियन सर 11 मिलियन 11 मिलियन प्लस
प्लस किया, आगे बेटा 99.96 से डिफरेंस लेंगे 100 का, यानी 100 माइनस 99.06 क्या आया? 0.04 0.04 डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय बेटा उसका पॉइंट कौन सा है? 20। 20। आवाज बेटा माइक म्यूट कर लिया करें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपकी फिर शोर आता है बीच में। अभी ये वीडियो एंड होगी, साथ ही आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? इसी वीडियो से सर? जी इसी पे इसी लिंक पे करेंगे ज्वाइन दोबारा मुझे। सर 11.11। ओके, आप पहले आंसर चेक करने का तरीका, ये जो 2.9 है ये आपने सही कैलकुलेशन किया, जरा दोबारा देखें। मैंने बोला था 97 से आपने डिफरेंस लेना है 99.96 का, जरा ले 99.96 में से 97 माइनस करें जरा, ये मुझे 2.96 सर 2.96 पूरा लिखवाए ना, छोड़े नहीं। जी सर 96। आंसर चेक करने का तरीका, ये 2.96 और ये 0.04, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे इट शुड बी इक्वल टू 8। देखिए बराबर है 2.96 हमारा एक डिफरेंस था और एक डिफरेंस था हमारा 0.04, इन दोनों को प्लस करें इट शुड बी इक्वल टू 8। हां अब नहीं सर सेम। अब बताएं आंसर सर 2.92। आंसर कितना है? ये सर 11.11 11.11 मिलियन। 11। दिस इज द क्वेश्चन। अब ये था बेटा हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो वॉर एंड हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो ईएसएफ। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। नो सर। सिर्फ ये टेबल एक छोटा सा ड्रॉ करना है बीच में, जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ करके दिया। अगर आपने ये टेबल ड्रॉ कर लिया तो उसी तरह डायग्राम बनेगी। और याद रखिएगा ईएसएफ कहां से स्टार्ट करना है, जो पॉइंट बोलेगा उससे पीछे की तरफ मूव करना है।